हेलो स्टूडेंट। पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था भारत का प्रमुख भौगोलिक भाग। इसके अंदर हम आप लोगों को बताया था कि भारत को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा दक्षिण का पठार और चौथा पूर्वी तथा पश्चिमी तटवर्तीय मैदान। जिसमें कि हम लोग पहला जो था उत्तर का पर्वतीय मैदान कर चुके थे। उसके बाद आज हम लोग आते हैं दूसरा, जो कि है उत्तर का विशाल मैदान। आप लोग लिखिए, हेडिंग स्टार्ट कीजिए। विशाल उत्तरी मैदान हिमालय पर्वत के नीचे गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियों का विशाल मैदान है। यह भूभाग अनंत काल से भारतीय उपमहाद्वीप का हृदय स्थल माना जाता है। यह मैदान उर्वरा मिट्टी के संग्रह से निर्मित है। भारतीय इतिहास पर इस मैदान का निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। हिमालय पर्वत के नीचे गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियों का विशाल मैदान है। यह भूभाग अनंत काल से भारतीय उपमहाद्वीप का हृदय स्थल माना जाता है। यह मैदान उर्वरा मिट्टी के संग्रह से निर्मित है। भारतीय इतिहास पर इस मैदान का निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को करवाए हैं उसका आंसर यहीं से निकलता रहेगा। आप क्वेश्चन को भी माइंड में रीड कीजिएगा और इसको भी देखते जाइएगा। बाकी तो हम लोग आंसर करवाएंगे, ठीक है। तो आगे लिखिए, इस मैदान का निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। पहला लिखिए, कृषि, उद्योग और व्यापार केंद्र। पहला है कृषि, उद्योग और व्यापार केंद्र। मिट्टी की उर्वरकता के कारण ये मैदान अत्यधिक उपजाऊ हैं, जिसके कारण ये कृषि, उद्योग तथा व्यापार के केंद्र बन गए हैं। दूसरा, सभ्यता एवं संस्कृति के केंद्र। दूसरा है सभ्यता एवं संस्कृति के केंद्र। यह वही मैदान है जो प्राचीन युग में आर्यवर्त के नाम से विख्यात थे, जो कि भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का उद्गम स्थल है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, यह वही मैदान है जो प्राचीन युग में आर्यवर्त के नाम से विख्यात था, जो कि भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का उद्गम स्थल है। जब अन्य अनेक देशों के लोग वनों, पर्वतों, गुफाओं में वनमानुषों की भांति रहते थे, उस समय इस देश अर्थात भारत के निवासी वेद मंत्रों का गायन करते थे और पुराण तथा उपनिषदों की रचना कर रहे थे। इसके अतिरिक्त यह मैदान जैन तथा बौद्ध जैसे महान धार्मिक आंदोलनों का केंद्र रहा है तथा इसमें भारतीय जीवन का तथा यह भारतीय जीवन का अंतः स्थल रहा है, जिसका संपूर्ण महाद्वीप में क्रमशः विकास एवं प्रसार भारतीय इतिहास की प्रमुख घटना रही है। वस्तुतः इसी प्रदेश ने भारत को बनाया है। कहने का मतलब है कि ये जो उत्तरी मैदान है, उत्तर के विशाल जो मैदान है, ये सभ्यता एवं संस्कृति के भी केंद्र रहे हैं। जब विश्व के लोग गुफाओं में रहते थे वनमानुषों की तरह, ना उनको ढंग का कपड़ा था, ना भाषा था, ना खाने का ज्ञान था, उस समय यहाँ की सभ्यता संस्कृति इतनी समृद्ध थी कि लोग वेद मंत्रों का गायन करते थे और उपनिषद और पुराणों की रचना तक हो चुकी थी उस काल में। साथ ही साथ जैन और बौद्ध धर्मों का भी यहाँ आंदोलन होता रहा है और इसका पूरा प्रचार प्रसार टोटल एशिया के उपमहादेश में तक होता रहा है। अब तीसरा लिखिएगा आगे, उत्तर के विशाल में तीसरा पॉइंट है शिक्षा, कला तथा साहित्य के केंद्र। तीसरा पॉइंट है शिक्षा, कला एवं साहित्य के केंद्र। जनता
को आर्थिक परेशानी न होने के कारण अधिकांश अवकाश प्राप्त होता था, जिसके कारण ये मैदान विद्या के केंद्र बन गए। जनता को आर्थिक परेशानी न होने के कारण अत्यधिक अवकाश प्राप्त होता था, जिसके कारण ये मैदान विद्या के केंद्र बन गए। तक्षशिला तथा नालंदा जैसे प्राचीन विख्यात विश्वविद्यालयों की स्थापना भी हुई। जनता को चूंकि धन का कमी नहीं रहता था, इसलिए ये लोग क्या किए कि शिक्षा पे अत्यधिक जोर दिए और बड़े बड़े विश्वविद्यालय जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ। आपको नालंदा का विश्वविद्यालय आप देखिए पटना के आसपास है, जिसको कि बख्तियार खिजरी जला दिया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय अफगानिस्तान, जो कि हम आप लोग पहले ही बता चुके, हिंदू कुश पढ़ेंगे तो वहाँ पर अफगानिस्तान आएगा, तो वो भी हमारा क्षेत्र था, वो वहाँ पे था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि मुजफ्फरपुर के आसपास है, आज उसका भवनावशेष पाया जाता है। तो जैसे प्राचीन विख्यात विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। आगे लिखिए, आर्थिक चिंताओं से मुक्त होने के कारण इन मैदानों की जनता ने अपना अधिकांश समय साहित्य एवं कला की उन्नति की ओर लगाया। आर्थिक चिंताओं से मुक्ति होने के कारण इस मैदान की जनता ने अपना अधिकांश समय साहित्य एवं कला की ओर लगाया। इस मैदान में अनेक बड़े बड़े साम्राज्य फले फूले। यहाँ के राजाओं ने अनेक विद्वानों, कलाकारों तथा साहित्यकारों को प्रश्रय दिया। बड़े बड़े राजा का उदय हुआ, साम्राज्य बने और उन्होंने बड़े बड़े साहित्यकार, गीतकार, रचनाकार, संगीतज्ञ आदि को, विद्वानों को, साहित्यकार को प्रश्रय दिया। चौथा लिखिए, विशाल साम्राज्य का उत्थान और पतन का केंद्र। चौथा है विशाल साम्राज्यों के उत्थान पतन का केंद्र। ये मैदान उपजाऊ होने के कारण प्रत्येक विदेशी एवं स्वदेशी शासन के क्षेत्र में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। ये मैदान उपजाऊ होने के कारण प्रत्येक विदेशी एवं स्वदेशी शासक इस क्षेत्र में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, जिसके कारण यहाँ पर अनेक साम्राज्यों के बीच युद्ध हुए और अनेक साम्राज्यों का उत्थान तथा पतन हुआ। क्योंकि ये इतना उपजाऊ था, इतना समृद्ध था कि हर कोई चाहता था कि यहाँ पे हम लोग शासन करें, जिसकी वजह से बहुत सारा युद्ध हुआ और युद्ध में कई साम्राज्यों का उत्थान और पतन भी हुआ। यहीं पर कौरवों एवं पांडवों के राज रहे हैं और इसी स्थान पर बिंबिसार, अजातशत्रु तथा महापदानंद आदि के समय मगध का उत्थान हुआ। यहीं पर मौर्य, गुप्त एवं हर्षवर्धन के साम्राज्य का उत्थान और पतन हुआ। बाद में अनेक राजपूत राजाओं एवं तत्पश्चात मुगल साम्राज्य की स्थापना भी यहीं पर हुई। डॉक्टर बनर्जी के अनुसार सिंधु नदी, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के विशाल मैदान, सिंधु नदी, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के विशाल उपजाऊ मैदानों ने मानव जाति के इतिहास के प्रारंभ से ही भारत के बाहर रहने वाले भूखे घुमक्कड़ कबीलों को आक्रमण करने के लिए अपनी ओर आकर्षित किया। देखिए डॉक्टर बनर्जी क्या कहते हैं कि सिंधु नदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि का जो विशाल मैदान है वो मानव जाति की सभ्यता के इतिहास में भारत से बाहर रहने वाले जो भूखे घुमक्कड़ लोग रहते थे, कबीले में रहते थे, उनको शुरू से अपनी ओर आकर्षित किया। ये कथन था किसका? डॉक्टर बनर्जी का। चलिए अब हम आते हैं तीसरा पॉइंट, दक्षिण का पठार। तीसरा पॉइंट है हमारा दक्षिण का पठार। उत्तर के बड़े मैदान के दक्षिण में बड़ा पठार है। उत्तर के बड़े मैदान के दक्षिण में बड़ा पठार है। यह पठार त्रिभुजाकार है। उत्तर की ओर स्थित विंध्य पर्वतमाला इस त्रिभुज का आधार है। देखिए उत्तर के बड़े मैदान के दक्षिण में बड़ा पठार है। यह पठार त्रिभुजाकार है। उत्तर की ओर स्थित विंध्य पर्वतमाला
इस त्रिभुज का आधार है। पश्चिमी और पूर्वी घाट नाम के दो पर्वत श्रेणियाँ इसकी दो भुजाएं हैं। पश्चिमी और पूर्वी घाट नामक दो पर्वत श्रेणियाँ इसकी दो भुजाएं हैं, जो क्रमशः पश्चिमी और पूर्वी समुद्री तटों के किनारे किनारे चली गई हैं, जो क्रमशः पश्चिमी और पूर्वी समुद्र तटों के किनारे किनारे चली गई हैं और आगे चलकर नीलगिरी के पर्वतों के निकट मिल गई हैं और आगे चलकर नीलगिरी के पर्वतों के निकट मिल गई हैं। विंध्य के उत्तर पश्चिम में मालवा का पठार है। विंध्य के उत्तर पश्चिम में मालवा का पठार है, जिसके पश्चिम की ओर अरावली पर्वत है। जिसके पश्चिम की ओर अरावली पर्वत है। इसकी प्रमुख नदियाँ नर्मदा और ताप्ती पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती हैं। इसकी प्रमुख नदियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर की ओर गिरती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है। बहुत जगह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, इसको आप लोग अंडरलाइन कीजिए, नोट कर लीजिएगा। यही जो नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है, बाकी सारी नदियाँ आपको यहाँ आकर के मिलती है बंगाल की खाड़ी में। इन दोनों नदियों के बीच सतपुड़ा नामक की पर्वत श्रेणी है। दोनों नदियों के बीच सतपुड़ा नाम की पर्वत श्रेणी है। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ पश्चिम की ओर से पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखिए बात आ गया ना, इस चीज़ को भी नोट कीजिएगा। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। यह पठार पर्वतीय एवं घने जंगलों से घिरा होने के कारण आसानी से नहीं जीता जा सकता था। यह पठार पर्वतीय एवं घने जंगलों से घिरा होने के कारण आसानी से नहीं जीता जा सकता था। इसलिए इसका इतिहास उत्तरी भारत से अलग है। इसलिए इसका इतिहास उत्तरी भारत से अलग है। दक्षिणी पठार का भारतीय इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इसलिए इसका इतिहास उत्तरी भारत से अलग है ही रहा है। दक्षिणी पठार का इतिहास भारतीय इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। पहला लिखिए, भारतीय राजनीति एकता को बनाए रखने में कठिनाई। पहला है भारतीय राजनीतिक एकता को बनाए रखने में कठिनाई। दक्षिणी पठार काफ़ी ऊंचा नीचा है। यह महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी आदि नदियों से विभाजित है। दक्षिणी पठार काफ़ी ऊंचा नीचा है। यह महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इत्यादि नदियों से विभाजित है। इसी कारण उत्तरी भारत के शासकों को हमेशा दक्षिण भारत तथा दक्षिणी भारत के शासकों को हमेशा उत्तरी भारत पर अधिकार स्थापित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। इसी कारण उत्तरी भारत के शासकों को हमेशा दक्षिणी भारत पर और दक्षिणी भारत के शासकों को हमेशा उत्तरी भारत के शासकों पर विजय प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। यही कारण है कि काफ़ी समय तक दिल्ली के मुस्लिम शासकों से दक्षिण भारत के हिंदू अपनी स्वाधीनता को सुरक्षित रख सके। यही कारण है कि काफ़ी समय तक दिल्ली के मुस्लिम शासकों से दक्षिण भारत के हिंदू अपने स्वाधीनता को सुरक्षित रख सके। इसके पीछे और भी कारण है, क्लास में आप लोग आइएगा तो हम उसको बढ़िया से समझाएंगे। अगला पॉइंट लिखिएगा, दूसरा, प्राचीन दक्षिण भारत का पृथक इतिहास तथा उस इतिहास का गौण स्थान। दूसरा है प्राचीन दक्षिण भारत का पृथक इतिहास तथा उस इतिहास का गौण स्थान। प्राचीन काल में यातायात के साधनों के अभाव के कारण दक्षिण भारत का इतिहास उत्तरी भारत के इतिहास से अलग थलग रहा है। देखिए, प्राचीन भारत में यातायात के साधनों के अभाव के कारण दक्षिणी भारत का इतिहास उत्तरी भारत के
इतिहास से अलग थलग रहा है। अतः यही कारण है कि अधिकांश भारतीय तथा विदेशी इतिहासकारों ने जितना महत्व उत्तर भारत के इतिहास को दिया है उतना महत्व दक्षिण भारत के इतिहास को नहीं दिया है। ये गलत चीज़ है, इसके बारे में भी हम आप लोग से डिटेल से बात करेंगे क्लासेस में। तीसरा लिखिए, हिंदू संस्कृति की रक्षा। हिंदू संस्कृति की रक्षा। जिस समय उत्तरी भारत पर तुर्कों तथा अफगानों के भयंकर मारकाट हुए, जिस समय उत्तरी भारत पर तुर्की तथा अफगानों के भयंकर आक्रमण हुए तथा उन्होंने हिंदुओं तथा बौद्धों के मंदिरों और प्रसिद्ध नगरों को लूटा तथा भारी संख्या में मारकाट की, अतः उस समय लाखों लोग जान बचाकर दक्षिण की ओर भाग गए। जिस समय उत्तरी भारत पर तुर्कों तथा अफगानों के भयंकर आक्रमण हुए तथा उन्होंने हिंदुओं तथा बौद्धों के मंदिरों और प्रसिद्ध नगरों को लूटा तथा भारी संख्या में मारकाट की, अतः उस समय लाखों लोग अपनी जान बचाकर दक्षिण की ओर भाग गए। दक्षिण के शासकों ने भारत के मुस्लिम आक्रमणकारियों का बड़ी वीरतापूर्वक मुकाबला किया और हिंदू संस्कृति की रक्षा की तथा हर संभव प्रयास किया। दक्षिण भारत में प्राचीन हिंदू मंदिरों को बहुत कम क्षति हुई। दक्षिण भारत में प्राचीन हिंदू मंदिरों की बहुत कम क्षति हुई। कहने का मतलब है कि जो दक्षिण का पठार है वो हिंदू सभ्यता का भी काफ़ी रक्षा किया। जिस समय यहाँ पर मुसलमान आक्रमणकारियों का आक्रमण हो रहा था तो बहुत से लोग यहाँ से भाग गए दक्षिण की ओर और उन्होंने अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखा। और जो लोग भाग के गए, जो दक्षिण के शासक थे, उन्होंने बहुत वीरता से मुस्लिम शासकों का सामना किया, जिसके कारण आज भी अगर आप देखिएगा तो बहुत ज़्यादा अंतर आता है वहाँ का मंदिर में और यहाँ का मंदिर में, सभ्यता में तो नहीं लेकिन वहाँ का समृद्धि में। वहाँ का सारे लोग आपको अमीर ही दिखेंगे यहाँ के बनिस्पत। ठीक है, चौथा पॉइंट लिखिएगा, पूर्वी तथा पश्चिमी तटवर्ती मैदान। पूर्वी तथा पश्चिमी तटवर्ती मैदान। दक्षिण की लंबी तथा संकीर्ण समभूमि पूर्वी घाट से पश्चिमी घाट तक चली गई है। दक्षिण की लंबी तथा संकीर्ण समभूमि पूर्वी घाट से पश्चिमी घाट तक चली गई है, जिसके अंतर्गत गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी की उर्वरक भूमि तथा कोंकण एवं मालाबार जैसे उन्नतशील बंदरगाह हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। दक्षिण की लंबी तथा संकीर्ण समभूमि पूर्वी घाट से पश्चिमी घाट तक चली गई है, जिसके अंतर्गत गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी की उर्वरा भूमि तथा कोंकण एवं मालाबार जैसे उन्नतशील बंदरगाह हैं। दक्षिण पठार के पश्चिमी पिछले भाग में श्रृंखलाबद्ध उच्च पर्वत श्रेणियों की दीवार जो अरब सागरीय तटरेखा के समांतर 700 मील की लंबाई तक चली गई हैं। दक्षिण पठार के पश्चिमी पिछले भाग में श्रृंखलाबद्ध उच्च पर्वत श्रेणियां की दीवार जो अरब सागरीय तटरेखा के समांतर 700 मील की लंबाई तक चली गई हैं। यह पश्चिमी घाट के नाम से विख्यात हैं। पश्चिमी घाट जो कि समुद्र से 3000 से 6000 फीट ऊंचे हैं। पश्चिमी घाट जो कि समुद्र तल से 3000 से 6000 फीट ऊंचे हैं, ढालू हैं तथा इसमें कई समतल भूमि वाले शिखर हैं, जिसमें अभेद दुर्ग के रूप में परिवर्तित किया गया है, जिन्हें अभेद दुर्ग के रूप में परिवर्तित किया गया है। मराठा जाति के इतिहास में इन दुर्गों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मराठा जाति के इतिहास में इन दुर्गों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भारतीय इतिहास पर इन तटीय मैदानों का निम्नलिखित प्रभाव रहा है। भारतीय इतिहास पर इन तटीय मैदानों का निम्नलिखित
प्रभाव रहा है। पहला लिखिए, विदेशी व्यापार तथा बृहत्तर भारत के जन्म में सहायक। विदेशी व्यापार तथा बृहत्तर भारत के जन्म में सहायक। आगे लिखिए, ये तटीय मैदान समुद्र के किनारे तक फैले हैं। समुद्र प्रेमी होने के कारण यहाँ के लोग दूर दूर तक व्यापार करने के लिए गए। इन्होंने बाली द्वीप, जावा, सुमात्रा तथा मलाया में अपने उपनिवेश तथा साम्राज्य स्थापित किए और वहाँ पर अपनी संस्कृति को फैलाया, जिससे बृहत्तर भारत का जन्म हुआ। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, विदेशी समुद्री व्यापार तथा बृहत्तर भारत के जन्म में सहायक। ये तटीय मैदान समुद्र के किनारे तक फैले हैं। समुद्र प्रेमी होने के कारण यहाँ के लोग दूर दूर तक व्यापार करने के लिए गए। उन्होंने बाली, जावा, सुमात्रा तथा मलाया में अपने अनेक उपनिवेश स्थापित किए और साम्राज्य स्थापित किए और वहाँ पर अपनी संस्कृति को फैलाया, जिससे कि बृहत्तर भारत का जन्म हुआ। आगे लिखिएगा, भौगोलिक परिस्थितियों के इतिहास पर कुछ अन्य प्रभाव। भौगोलिक परिस्थितियों के इतिहास पर कुछ अन्य प्रभाव डैश देके लिखिए। उपर्युक्त प्रभावों के अतिरिक्त भारतीय भौगोलिक परिस्थितियों के भारतीय इतिहास पर अन्य प्रभाव भी पड़े, जो निम्नलिखित हैं। पहला है देश की विशालता तथा राजनीतिक एकता का अभाव। पहला है देश की विशालता तथा राजनीतिक एकता का अभाव। प्राचीन काल से ही भारत में राजनीतिक एकता का अभाव रहा है। इसके पीछे इसका कारण देश की विशालता थी। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि भारत रूस को छोड़कर समस्त यूरोप के समान था। अतः इसकी विशाल साम्राज्य से राजनीतिक एकता की स्थापना बहुत मुश्किल कार्य था। दूसरा लिखिए, विदेशी राज्यों को विजित करने की आकांक्षा न होना। दूसरा है विदेशी राज्यों को विजित करने की आकांक्षा न होना। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने लिखा है, डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने लिखा है कि देश की विशालता एवं विश्व की तुलनात्मकता आर.सी. मजूमदार ने लिखा है कि देश की विशालता तथा विश्व में इसकी तुलनात्मक पृथकता का एक और महत्वपूर्ण परिणाम निकला कि भारत एक विशिष्ट एवं आत्मनिर्भर इकाई या लगभग स्वयं एक छोटा सा संसार बन गया। यह भारतीय शासक को अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए देश की सीमाओं में ही पर्याप्त क्षेत्र उपलब्ध था, इसलिए इसे समुद्र पार या ऊंची पहाड़ियों के पार विदेशों को विजय की तनिक भी इच्छा नहीं थी। कहने का मतलब है कि यहाँ इतना सामान उपलब्ध था कि ये लोग, यहाँ के जो शासक थे, वो कभी चाहे ही नहीं कि हम जंगल को पार करके, पहाड़ को पार करके दूसरे जगह आए। इसका भी डिटेल आप लोग क्लास में आइएगा, पूछिएगा, हम बता देंगे। आगे लिखिए, तीसरा पॉइंट है प्राकृतिक सुरक्षा। तीसरा है प्राकृतिक सुरक्षा। हिमालय तथा सागर ने भारत को सदैव ही प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान की है। 1962 ईस्वी से पूर्व उत्तर की ओर से भारत पर कभी कोई आक्रमण नहीं हुआ। अतः हिमालय ने लाखों वर्षों तक भारतीय को सुरक्षा प्रदान की। इसी तरह दक्षिणी समुद्र ने भी सहस्त्र वर्षों तक भारत को सुरक्षा प्रदान की। यूरोपियन व्यापारियों ने ही सर्वप्रथम भारत का ध्यान समुद्री बेड़ों की आवश्यकता की ओर खींचा। कहने का मतलब कि हजारों सालों तक उत्तर की ओर से कोई नहीं आया था हम लोगों के ऊपर आक्रमण करने, जबकि 1962 में केवल पहला आक्रमण हुआ। उसके बाद दक्षिण की तरफ से भी कोई नहीं आया था। जब यूरोपियन लोग आए तो वही लोग आए और जहाजी बेड़ा का उपयोग महसूस हुआ। पांचवा लिखिए, सामाजिक जीवन पर प्रभाव।
पांचवा सॉरी थोड़ा सा चौथा में और आगे है, सॉरी तीसरा में और आगे है, यूरोपियन नहीं सर, बेड़ की आवश्यकता। चौथा लिखिए आर्थिक लाभ। भारत के लिए हिमालय आर्थिक वरदान सिद्ध हुआ। भारत के लिए हिमालय आर्थिक वरदान सिद्ध हुआ। इसके अतिरिक्त उत्तरी भारत हिमालय के कारण हमेशा समृद्ध रहा। इसके अतिरिक्त उत्तरी भारत हिमालय के कारण हमेशा समृद्ध रहा। हिमालय के घने जंगलों में इमारती लकड़ियाँ, उद्योग धंधों के लिए अनेक वस्तुएं तथा असंख्य जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। अंडरलाइन कीजिएगा इस चीज़ को। हिमालय के घने जंगलों में इमारती लकड़ी, उद्योग धंधों के लिए अन्य वस्तु तथा असंख्य जड़ी बूटी पाई जाती हैं। उत्तरी मैदानों में बर्फीली नदियों के कारण वर्ष भर पानी की कमी नहीं रहती तथा खेतों को पानी मिलता है। अतः भारत प्राचीन काल से अत्यंत समृद्ध रहा है। इसी कारण इसे सोने की चिड़िया कहा गया। पांचवा लिखिए भौगोलिक परिस्थितियों का भारत का सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। सप्त सिंधु अत्यंत प्राचीन काल से भारत की सबसे अधिक उपजाऊ भूमि थी। इसमें सरस्वती, सतलज, ब्यास, रावी, झेलम तथा सिंधु नदियाँ शामिल थी। यहीं पर आदिकाल में वेदों की रचना हुई और यहीं से आर्य संस्कृति का प्रसार हुआ। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और उज्जैन प्राचीन काल में आर्य सभ्यता तथा संस्कृति के महान केंद्र रहे हैं। स्पष्ट है भारत में भौगोलिक विभिन्नता पाई जाती है, तथापि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ सांस्कृतिक एकता स्थापित करने में सदा ही सहयोगी रही हैं। यही कारण है कि भारतवर्ष में संस्कृति का सर्वांगीण विकास अत्यंत प्राचीन काल से होता आया है। इसका कारण भी भौगोलिक परिस्थितियाँ ही थी।